बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर, बीए बीएससी पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। एशिया पेपर है, एशिया ड्रेनेज पैटर्न का अध्ययन करेंगे। तो अपातंत्र किसी भी देश या महाद्वीप के लिए अपातंत्र जितना बड़ा विकसित होता है वो उसके लिए आर्थिक दृष्टि से उतना ही अधिक महत्व होता है। अफवाह के अंतर्गत जल प्रवाह के अंतर्गत नदियां तो बहते हुए जल का अध्ययन होता है। नदियां किसी देश अथवा महाद्वीप के विकास में सर्वाधिक सहायक होती हैं। लेकिन एशिया महाद्वीप बड़ा विशाल महाद्वीप होते हुए भी प्रोफेसर क्रोसी ने कहा है कि एशिया में किसी बड़ी विशाल नदी का अभाव है, जबकि अनेक छोटी नदियां एशिया के आंतरिक भागों से निकलती हैं। अब एशिया में मध्यवर्ती जो पर्वत श्रेणी से निकलने वाली जो नदियां हैं, पर्वतीय ढालों के अनुसार बहती हुई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं की ओर बढ़ जाती हैं, और कोई भी पर्वत श्रेणी एशिया में बाधक के रूप में, नदियों के बहने के बाधक के रूप में नहीं है। तो एशिया का यदि अपन अध्ययन करते हैं तो एशिया में प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार की नदी अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। तो एशिया का जो प्राचीन भूखंड है, एक तो उत्तर के क्षेत्र में मिलता है और एक दक्षिण के क्षेत्र में मिलता है। तो उत्तर के क्षेत्र में जो प्राचीन भूखंड वाले क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं, जो ओबे, यनिसी, लीना, इंडिगिरिका और इसकी सहायक नदियां हैं, एशिया की प्राचीन नदियों में से मानी जाती हैं। और एशिया के मध्यवर्ती जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों से जो निकलने वाली जो नदियां हैं, इनमें हांगो, यांगटीसी क्यांग, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावदी इत्यादि नदियां हैं, जो नवीन नदियां हैं, जो अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं, पेटों में मिट्टी की परतें जमा करती रहती हैं। इसके दक्षिण जो क्षेत्र है, दक्षिण में भी प्राचीन भूखंड मिलते हैं। इस क्षेत्र में जो निकलने वाली नदियां हैं वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदियां हैं, जो अपनी घाटी को निरंतर गहरी करती रहती हैं। तो एशिया तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ एशिया महाद्वीप है, जिसकी अधिकांश नदियां मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय एवं पठारी भागों से निकलकर उत्तर, पूरब एवं दक्षिण दिशाओं की ओर प्रवाहित होती हुई क्रमशः आर्कटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में गिरती हैं। लेकिन एशिया महाद्वीप का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर का आंतरिक भाग ऐसा है जिसका जल किसी भी सागर में नहीं गिरता है। अब ये जो जल है, किसी भी आंतरिक भाग का जो जल है वो किसी सागर में न गिर कर के अपने नदियां अपने मार्ग के अंदर, या तो पानी कम होने के कारण रास्ते में सूख जाता है, या आंतरिक सागर या झीलों में गिरती हैं। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर एशिया महाद्वीप को अफवाह के दृष्टिकोण से 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो पहला प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र है, दूसरा हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र है, तीसरा आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र है, चौथा आंतरिक अफवाह क्षेत्र है, पांचवा है भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र। तो प्रशांत महासागरीय अफवाह जो क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। हिंद महासागरीय जो अफवाह क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र है वो उसके उत्तर में पड़ता है। आंतरिक अफवाह क्षेत्र है इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ता है। और भूमध्य सागरीय अफवाह जो क्षेत्र है एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग की ओर पड़ता है। अब ये एशिया महाद्वीप को अफवाह की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। तो ये उत्तर का जो क्षेत्र है ये आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र, तो इस क्षेत्र की जो नदियां होती हैं वो उत्तर के अंदर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। और ये जो क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र का आता है, तो इस क्षेत्र की जो नदियां होती हैं वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गिरती हैं। और ये जो क्षेत्र है हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र है। अब ये हिंद महासागरीय अफवाह जो क्षेत्र है, यहाँ पर टर्की के अंदर दजला और जो फरात जो नदियाँ हैं, इन नदियों के मैदान से लेकर के यहाँ की मलेशिया के जो क्षेत्र तक, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो भी गिरने वाली जो नदियाँ हैं
वो हिंद महासागरीय अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद में यहाँ पर भूमध्य सागरीय अपवाद क्षेत्र है ये। तो भूमध्य सागर में जो गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो भूमध्य सागरीय अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, और ये इसके आंतरिक अपवाद क्षेत्र है जो लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो किसी भी सागर के अंदर या बड़े महासागर में नहीं गिरती है, बल्कि इसके आंतरिक भाग के अंदर जो आंतरिक सागर या जो झीलें होती हैं उसी क्षेत्र में इस क्षेत्र की नदियाँ गिरती हैं। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप को अपवाद तंत्र के आधार पर 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। तो एशिया महाद्वीप में पहला अपन प्रशांत महासागरीय अपवाद क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो प्रशांत महासागरीय अपवाद क्षेत्र के अंदर ये मध्यवर्ती जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका विस्तार पश्चिम की ओर अधिक होने के कारण इस क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं वो कोई विशाल बड़ी नदियाँ नहीं होती हैं, केवल छोटी नदियाँ ही पाई जाती हैं। इस प्रकार इनका आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं हुआ है। तो इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियाँ जो हैं आमूर, हांगो, यांगटीसिकियांग, शिकियांग, मीकांग, मीना इत्यादि नदियाँ हैं। अब इन अन्य नदियों में आमूर की जो सहायक नदी है ऊसुरी तथा सुंगारी है, हांगो की जो सहायक नदियाँ हैं वीहो, फेनहो और यांगटीसी की सहायक नदियाँ हैं हान, मीन, कान, चारलिंग, सियांग इत्यादि। तो इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियाँ हैं इसमें हांगो का जो अपवाद रूप पाया जाता है वो तो आयताकार रूप में पाया जाता है, और यांगटीसी नदी अपना जो अपवाद प्रारूप जो विकसित करती है वो वृक्षीय रूप में विकसित करती है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो हांगो का जो क्षेत्र है इसके पश्चिम में जो उत्तरी जो मैदान का जो निर्माण करती है वो हांगो के द्वारा होता है। अब ये जो हांगो जो नदी है ये हांगो जो नदी है प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर के अंदर पीत सागर है। अब ये हांगो की विशेषता होती है कि इसके अंदर जो बालू का जो निक्षेप होता है उस बालू के निक्षेप को यहाँ पर बालू का जो निक्षेप होता है पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है, लोइस जिसे कहते हैं। इसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है, और लोहांश की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जो जल है वो भी पीले रंग का पाया जाता है, इसलिए इसको पीली नदी के रूप में भी कहा जाता है। और ये पीत सागर के अंदर ही गिरती है। अब पीत सागर में गिरने के साथ साथ ये इस नदी को इस क्षेत्र के लिए इसको चीन का शोक नदी भी कहा जाता है। चीन का शोक नदी इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र की इस नदी की घाटी के अंदर लोइस का जमा हो जाता है, इसलिए घाटी तल क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है। जब घाटी तल ऊपर हो जाता है तो जो नदी का जो जल है वो उस घाटी में समाता नहीं है और अपने समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है। इस कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरी इसकी जो मुख्य जो नदी है वो यांगटीसी को माना जाता है, और ये यांगटीसी जो नदी है अपने समीपवर्ती क्षेत्र के अंदर काप मिट्टी की निक्षेप का जमाव करती है, और यहाँ पर सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में से माना जाता है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि का उत्पादन किया जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व भी इस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियाँ होती हैं उसमें हांगो और यांगटीसिकियांग है। अब ये यांगटीसिकियांग न केवल चीन की बल्कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 5120 किलोमीटर लंबी है। तो ये प्रशांत महासागरीय अपवाद क्षेत्र हुआ। अब प्रशांत महासागरीय अपवाद क्षेत्र की नदियाँ की लंबाई कम होने के कारण इनका आर्थिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं है जितने कि अन्य क्षेत्रों की जो नदियाँ होती हैं। तो ये प्रशांत महासागरीय अपवाद क्षेत्र है। इसके बाद में अब ये नक्शे के अंदर इस क्षेत्र की जो प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ होती हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ये प्रशांत महासागरीय अपवाद क्षेत्र है, और ये प्रशांत महासागरीय अपवाद क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं उसमें देखो ये आमूर है, आमूर के बाद में हांगो है, यांगटीसिकियांग है, सिकांग है, या मीना में मीकांग नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गिरती हैं, प्रशांत महासागरीय अपवाद तंत्र की नदियाँ कहलाती हैं। अब इसके बाद में दूसरा है हिंद महासागरीय अपवाद क्षेत्र। अब हिंद महासागरीय जो अपवाद क्षेत्र है पश्चिम में
दजला फरात नदी से प्रारंभ होता है और मलेशिया के क्षेत्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में जो मुख्य जो नदियाँ होती हैं वो दजला, फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हैं और अन्य नदियों के अंदर इरावदी, साल्विन, चिंदविन, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि नदियाँ आती हैं। तो इस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो नदियाँ होती हैं ये हिंद महासागरीय अपवा तंत्र प्रारंभ होता है यहाँ से। ये दजला फरात है और ये मलेशिया का जो क्षेत्र है यहाँ तक इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं वो हिंद महासागरीय क्षेत्र की नदियाँ कहलाती हैं, हिंद महासागरीय अपवा तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर दजला और जो फरात जो नदियाँ हैं ये इस क्षेत्र में बहने के बाद में मतलब अरारात पर्वत से निकल करके जब इस फारस की खाड़ी में गिरती हैं तो गिरने से पूर्व ये दोनों नदियाँ आप एक आपस में मिल जाती हैं और उसे सतल अरब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतल अरब कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ये सिंधु नदियाँ हैं और इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी को प्रदर्शित किया गया है। इरावदी, साल्विन, चिंदविन नदियाँ इस क्षेत्र की हैं। अब इसके बाद में ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अन्य नदियाँ हैं। तो इस दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं इसमें नर्मदा और जो ताप्ती जो नदियाँ हैं इनका अब प्रवाहित होने की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, बल्कि जितनी भी अन्य जो नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत की कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में न गिर करके अरब सागर में गिरती हैं, तो इसमें नर्मदा और ताप्ती को मुख्य आपको ध्यान में रखना है। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो इस क्षेत्र की जो नदियां हैं, अब उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के यदि अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो उनमें रिवर कैप्चर के गुण पाए जाते हैं, मतलब नदी अपहरण के गुण पाए जाते हैं। तो उस समय भी जब प्राचीन के अंदर यहाँ पर उत्तर दक्षिण में एक नदी बहती थी तो उस नदी का सिंधु नदी ने क्या किया है? अपहरण किया है और अपहरण करके अपने क्षेत्र के अंदर समाहित कर लिया है। तो अपहरण के गुणों में इरावदी को माना जाता है और सिंधु नदी को माना जाता है। और ये नदियाँ जो हैं उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं। इनका जो घाटी जो तल है उसमें अवसाद का जमाव करती हैं, लेकिन साइडों का प्रदान करती हैं। इस कारण इनका घाटी क्षेत्र अधिक चौड़ा पाया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं वो अपनी घाटी को क्या करती हैं? गहरा करती रहती हैं। अब गहरा करती रहती हैं तो ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये हिंद महासागरीय अपवा क्षेत्र की जो नदियाँ हैं अब करेंगे अपन आर्कटिक महासागरीय अपवा क्षेत्र। अब ये आर्कटिक महासागर जो है एशिया महाद्वीप के उत्तर में पड़ता है और उत्तर के अंदर ये ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। तापमान कम पाया जाता है तो महासागरीय जो जल है ये बर्फ़ के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अब बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो आर्कटिक महासागर का जो जल बर्फ़ के रूप में यदि परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन अधिक हो जाता है। आयतन अधिक होने के कारण इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो आर्कटिक महासागर में न गिर करके अपने मुहाने में न गिर करके अपने समीपवर्ती क्षेत्र के अंदर ही फैल जाती हैं। तो यहाँ पर एक दलदली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर बर्फ़ के रूप में जमा होने के कारण न तो यहाँ पर कोई बंदरगाह विकसित किए जा सकते हैं और ये जो क्षेत्र होता है एक दलदली क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इस क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं वो भी प्राचीनतम नदियों में मानी जाती है, क्योंकि ये उत्तर का जो भूभाग है एशिया का ये प्राचीनतम स्थल खंड के अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियाँ होती हैं ओबे है, यनीसी है, लीना है। ये ओबे है, ये यनीसी है, लीना है, इंडिगिरिका, कोलिमा, अन्य नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। अपने मुहाने में न गिर करके अपने तट के दोनों ओर फैल जाते हैं इनका जल और ये दलदली क्षेत्र के रूप में क्या हो जाता है?
परिवर्तित। तो इन नदियों का न तो कृषि की दृष्टि से महत्व है, न परिवहन की दृष्टि से महत्व है, न सिंचाई की दृष्टि से महत्व है। तो ये कहलाती है, ये जो क्षेत्र है ये आर्कटिक महासागरीय आपात तंत्र के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में आंतरिक अपवात क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं, अब इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियाँ होती हैं आमो दरिया और सरदरिया हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं, और अन्य नदियों में ईली, चूत, तारिम, खोतान इत्यादि हैं जो बालकस झील और लैपनोर झील में गिरती हैं। तो ये इसका ये जो क्षेत्र है एशिया का, ये जो क्षेत्र है ये आंतरिक अपवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र की जो नदियां होती हैं किसी भी बड़े महासागर के अंदर नहीं गिर करके आंतरिक सागर में या झीलों में गिरती हैं, जिसमें से मुख्य जो नदियां हैं यहाँ पर सरदरिया हैं और आमो दरिया है। तो ये नदियां अरल सागर में गिरती हैं। इसके अलावा ईली, चूत, तारिम, खोतान जो नदियां हैं वो अपने आंतरिक क्षेत्र में ही गिरती हैं, और जो बालकस झील और लैपनोर झील में गिरती हैं। इसके बाद में तो आंतरिक अपवात क्षेत्र की जो नदियां होती हैं इनका भी आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, और न सिंचाई में उपयोग होता है, न परिवहन की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसके बाद में जो भूमध्य सागरीय अपवात क्षेत्र है ये एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाया जाता है। अब ये भूमध्य सागरीय अपवात जो क्षेत्र है इसका भी ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से महत्व नहीं है, परिवहन की दृष्टि से महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें जो आर्मेनिया की जो गांठ है, इस आर्मेनिया की गांठ का जो विस्तार है वो पश्चिम में अधिक है। पश्चिम में अधिक होने के कारण इस क्षेत्र की नदियों की लंबाई भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, इसलिए इनका भी आर्थिक दृष्टि इतना महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के अंदर टर्की, सीरिया, इजराइल, लेबनान के मुख्य क्षेत्र आते हैं। तो टर्की से निकलने वाली जो नदी है वो मनीषा तथा मेंडेरिस है, और सीरिया से निकलने वाली जो नदी है वो ओरंटस नदी है। तो इस क्षेत्र की जो अपवात ये जो भूमध्य सागरीय अपवात क्षेत्र पाया जाता है, कौन सा है, ये जो भूमध्य सागरीय अपवात क्षेत्र पाया जाता है। तो इस क्योंकि आर्मेनिया की जो गांठ है इसके पश्चिम में अधिक विस्तार होने के कारण इस क्षेत्र की नदियों की लंबाई बहुत कम पाई जाती है, और इस क्षेत्र में जो मुख्य जो नदियां होती हैं वो टर्की में मनीषा, मेंड्रिस हैं, और तो इस क्षेत्र की जो नदियां इनका भी आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है। तो ये अपन एशिया महाद्वीप के अंदर महासागरीय एशिया महाद्वीप के अंदर अपन अपवात तंत्र पढ़े। तो अधिकांश जो नदियां हैं किस सागर में गिरती हैं उसी के आधार पर इसको अपवात तंत्र के अंदर विभाजित किया गया है। तो ये अपना चैप्टर पूरा होता है, बहुत ही उपयोगी होता है, कंपटीशन के लिए लिहाज से भी उपयोगी होता है। धन्यवाद, आपने सुना।